बिल्कुल सही कहा आपने। दिनेश जी, हेमंत जी की बात में एक बात जोड़ना चाह रहा हूँ। तिरंगे की बात आपने कही, बहुत अच्छी बात कही दिनेश जी। हेमंत जी, आपको याद होगा कर्नाटक की पिछली सरकार में के.एस. ईश्वरप्पा एक मंत्री थे। उनका बयान बाकायदा उन्होंने कहा था 100-200 साल लग जाएं, लेकिन वो दिन आएगा जब लाल किले की प्राचीर पर भगवा फहराया जाएगा। तिरंगों के लेकर आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऑर्गेनाइजर संघ का मुखपत्र है, उसमें लेख लिखा गया था 14 अगस्त 1948 को, जिसमें कहा गया था तिरंगा अपशकुनी है, 3 रंग अपशकुन के होते हैं, हिंदू भारत का हिंदू कभी भी तिरंगे को स्वीकार नहीं करेगा, वगैरह वगैरह। तो मैं आपकी इस बात में अपनी बात मिलाना चाहता हूं कि सचमुच में ये 26 जनवरी इस बात के लिए पर्याप्त द्योतक थी कि इन्होंने तिरंगे को नीचे कर दिया और उसके ऊपर भगवा फहरा दिया है। आप अरब सागर की खाड़ी में नाव पर तैरती हुई नाव में लगे हुए भगवा झंडे से लेकर और हिमालय की तराई में देख आइए, तिरंगे के ऊपर भगवा लहराया गया था 26 जनवरी को। तिरंगा दिखाई नहीं दे रहा था। और एक आंकड़ा और दिनेश जी जोड़ देता हूं, मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग की तरफ से तिरंगे बनते हैं, जो देश भर में सबसे ज्यादा सप्लाई मध्य प्रदेश का खादी ग्रामोद्योग से होती है। तिरंगे की सबसे ज्यादा उत्पादन वो करता है। इस साल 10% भी बिक्री नहीं हुई है टारगेट की, जो हर साल होती थी, हर साल बढ़ रही थी। ये पहला अवसर है आजादी के बाद जिस बार 26 जनवरी से पहले 26 जनवरी तक 10% भी बिक्री नहीं हुई तिरंगे झंडे की। रखे हुए हैं आज भी भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में खादी ग्रामोद्योग की दुकानों पर। ये वो सरकार और वैचारिक संगठन है, जब इसको अपना प्रोपेगेंडा चलाना था तब आज से ठीक 1 साल पहले तिरंगा लगाने का आह्वान प्रधानमंत्री कर रहे थे, और इस बार तिरंगा शब्द का भी उच्चारण किसी ने नहीं किया, प्रधानमंत्री से लेकर संघ परिवार के किसी व्यक्ति ने। जी दिनेश जी। आपने सही कहा, और मैं भी इसमें एक नोट जोड़ दूं। किसी भी देश की तारीख में 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल इंपॉर्टेंट माइलस्टोन होते हैं। ये 75वां गणतंत्र दिवस था। किसी ने चर्चा नहीं की कि हमारे गणतंत्र के 75 साल हुए हैं। नोबडी टॉक्ड अबाउट इट। ये इट वाज अ सैड थिंग एक्चुअली। कभी एक सिक्का उसके लिए एक नया कोई डाक टिकट ही जारी कर देते, उस पे कुछ ऐसा वो भी नहीं किया इन लोगों ने, कुछ भी नहीं किया। दुख हुआ। विवेक जी, दुनिया के इतिहास में एक सच और भी है कि जितने भी नॉन स्टेट एक्टर्स पैदा किए गए, वो स्टेट एक्टर्स के द्वारा पैदा किए गए। सर, इजराइल ने तो हमास पैदा किया सर। सर, अमेरिका और पाकिस्तान ने मिलकर ही तो तालिबान पैदा किया सर। सर, अलकायदा का निर्माण भी तो पाकिस्तान ने किया, किसी और ने तो नहीं किया, अमेरिका के साथ मिलकर। और फिर जब इनसे थोड़े हाथ से बाहर निकल गए तो फिर हक्कानी नेटवर्क भी तो खुद ही पैदा किया ना। आज देखो वो तालिबान अफगानिस्तान पे राज कर रहा है, और वो हक्कानी नेटवर्क जिसके 3 मेंबर सिराजुद्दीन, एक बदरुद्दीन और एक और हैं, उनमें से एक तो अफगानिस्तान के इस समय क्या कहते हैं कि गृह मंत्री हैं। उनके बेटे यूएई के अंदर तालिबान के राजदूत हैं, हक्कानी नेटवर्क के सर। ये वो हक्कानी नेटवर्क के जो 2-3 नाम बताए जिन्होंने 2008 में भारत की एम्बेसी जो काबुल में थी उस पर अटैक किया था। और इसी हक्कानी नेटवर्क के बंदे को, जिसका नाम बदरुद्दीन हक्कानी है, उसको इस गणतंत्र दिवस पर मैं जोड़ रहा हूं, भारत के राजदूतावास ने यूएई के अंदर अपने 75वें गणतंत्र दिवस पे उसको आमंत्रित किया। सर देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकार के जो सारे रवैये हैं मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं कि अब आपने आतंकवादियों को, जिन्होंने आपकी राजदूतावास पे हमला किया, उनको आमंत्रित कर रहे हैं खाना खिलाने के लिए, खीर खिलाने के लिए और कबाब खिलाने के लिए। मैं इससे ज्यादा क्या कहूं। तो ये सारे, मेरा कहने का मतलब था कि जितने भी सो कॉल्ड नॉन स्टेट एक्टर जिनके मैंने नाम गिनाए हैं, हक्कानी नेटवर्क हो या तालिबान हो या हमास हो, ये स्टेट एक्टर्स नहीं पैदा किए। इंडिया में भी वही हो रहा है सर। ये जितने भी बजरंग दल और वीएचपी जैसे और आरएसएस जैसे लोग हैं, ये सारे नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वो यहीं से पैदा होके आ रहे हैं सर। ये कोई बाहर वालों से नहीं हो रहे, सपोर्ट यहीं से आ रही है। आरएसएस तो इनकी मदर पेरेंट है, वो देती है, लेकिन ये सरकार उसको पैदा करने में सपोर्ट कर रही है। जी विवेक जी। नहीं दिनेश जी, मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ये उल्टा है। दुनिया में जो आपने बताया वो स्टेट एक्टर्स ने नॉन स्टेट एक्टर्स को पैदा किया। यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स ने स्टेट एक्टर को पैदा किया है। बीजेपी जो है वो आरएसएस बीजेपी जो है वो आरएसएस की पैदाइश है। आरएसएस बीजेपी की पैदाइश नहीं है। बीजेपी तो उनका व्हीकल है। ये सब जो प्रोग्राम है
आरएसएस का, उसको इम्प्लीमेंट करने का बीजेपी एक व्हीकल है। तो दुनिया में जो हुआ है उससे एकदम उल्टा, इन्होंने पहले फंडामेंटलिस्ट तैयार किए हैं, इन्होंने पहले मूल तत्ववादी तैयार किए और फिर वो जाकर सत्ता पर बैठे हैं, इनको किसी और ने तैयार नहीं किया। तो ये आपने जो हक्कानी वाला उदाहरण दिया, मैंने जब ये घटना हुई उस व्यक्ति को वहां पर रिपब्लिक डे फंक्शन में बुलाया गया, आपको पता है, मतलब मैंने उस फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था, मैंने मैंने देखा या इसके बारे में कहीं भी कोई चर्चा नहीं, किसी अपोजिशन पार्टी की तरफ सर से एक शब्द नहीं। सर हम ही पहले चैनल थे जिन्हें इसको पूरी रिपोर्टिंग की थी, पूरा एपिसोड बनाए हैं और कई एपिसोड से मैंने अपने मेहमानों से इसमें कहा कि देखिए ये हो रहा है। ये आपने किया, मैंने लिखा फेसबुक पर, आपके जैसे लोग। कांग्रेस ने कोई स्टेटमेंट इशू किया इसके बारे में? आप भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हैं, मैं समझता हूं आप किस, मतलब वो भारत जोड़ो यात्रा एक ट्रेल ब्लेजर है, ठीक है, आप जाते हैं वहां लोगों से मिलते हैं, फोटो ऑप्स होता है, सब ठीक है, लेकिन आपको जो करना चाहिए वो क्या आप कर रहे हैं? इसके खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट होना चाहिए था, इसके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए था, इसके खिलाफ एजिटेशन होना चाहिए था। आप देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि बीजेपी और आरएसएस का जो पूरा प्रोग्राम है वो इवेंट्स के द्वारा, प्रोपेगेंडा के द्वारा अपनी ऑडियंस को 24/7 एड्रेस करते रहते हैं। आपका जो एजेंडा है, आपका क्या एजेंडा है, यही पहले सबसे पहले किसी को पता नहीं है। आपकी भारत जोड़ो यात्रा पहले जो थी उसमें हेट वर्सेस लव, ये आपका थीम था, चलो ठीक है। ये मतलब आपने पोलराइजेशन डायरेक्ट इशू नहीं लिया, क्योंकि आप जब हिंदू मुस्लिम तर्ज पर बात करते हैं तो आपको मुस्लिम परस्त करार दिया जाता है, उसमें आपका पॉलिटिकली नुकसान है, इसलिए आप प्रेम बनाम विद्वेष इस टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ये अच्छा है। अगर आप पॉलिटिक्स को इतना अच्छे से समझते हैं तो फिर और भी पॉलिटिक्स करिए, पॉलिटिक्स करना जरूरी है। सिर्फ सोशल मूवमेंट के तौर पर अगर आप कोई यात्रा निकाल रहे हैं तो उसका बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, आपको उसको पॉलिटिकल ओवरटोन्स देने ही पड़ेंगे। ये मत कहिए कि ये इसका कोई इलेक्टोरल गेन से संबंध नहीं है, इसका कोई राजनीति से संबंध नहीं है, ये तो समाज के बीच में प्रेम भावना को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं, इस तरह की आप टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, आपको पॉलिटिक्स भी करना है। कर्नाटक के मंड्या डिस्ट्रिक्ट में राष्ट्रध्वज को निकालकर वहां पर हनुमान, जिस पर हनुमान की प्रतिमा छपी हो, ऐसे भगवे ध्वज को लगाया गया और उसको जब वहां के अधिकारी डिविजनल कमिश्नर ने उस भगवे ध्वज को उतारने का ऑर्डर दिया तो उसके खिलाफ पूरे राज्य में आंदोलन चले। परसों की बात है, दो तीन दिन पहले की बात है, बीजेपी की तरफ से आंदोलन चले पूरे राज्य में कि भगवा निकाल, मतलब वो तिरंगा निकालकर भगवा लगाया और भगवा निकाल दिया आपने, उसके खिलाफ आंदोलन चल रहे और उसके खिलाफ अपोजिशन पार्टीज की तरफ से कोई भी आंदोलन नहीं है। आपको आंदोलन के लिए काउंटर आंदोलन करना है, आप उसको अगर इस तरह से देखिए, आखिर सड़क पर ही, मैं कहता हूं ये लड़ाई सड़क की लड़ाई है। आप चाहे कितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स संवैधानिक रास्तों से जाने की कोशिश करें, ये असिमेट्रिकल वॉर है, वो संविधान को नहीं मानते, वो असंवैधानिक रास्तों से अपनी लड़ाई लड़ते हैं। तो आप संविधान के रास्ते से जाएंगे, आपको क्या फायदा होने वाला है, आपको क्या मिलने वाला है? तो ये लड़ाई सड़क की लड़ाई है। आप जब तक इसको सड़क पर नहीं लड़ेंगे, दो हाथ नहीं करेंगे, मतलब मैं वायलेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गांधी जी के रास्ते की ही बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप ये क्या है कि किसी भी शब्दों में आपको अटका कर आपको जेल भी भेज सकते हैं कि आप वायलेंस को उत्तेजना दे रहे हैं, इस तरह की बात करके आपको जेल में भी डाल सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी के रास्ते से, नॉन कोऑपरेशन के रास्ते से, सत्याग्रह के रास्ते से इनसे लड़ना होगा। ये इसका जो मूल है स्टेट नॉन स्टेट वाला, इसका मूल मैं कई बार कई प्रोग्राम में बता चुका हूँ, शायद आपके प्रोग्राम में मैंने कभी बताया होगा कि ये आरएसएस का एक बेसिक जो फंडा है वो हम कई बार आरएसएस के प्रमुख विजयादशमी के उनके भाषणों में कह चुके हैं। मैंने भागवत जी से भी कई बार सुना है और उनके पहले जो सरसंघ चालक थे जितने भी, उनसे भी मैंने ये बात सुनी है। लेकिन ये मोदी सरकार आने के बाद इस बात को बहुत ज्यादा
जोर शोर से स्ट्रेस किया गया है, इसके ऊपर एम्फसाइज किया गया है, जोर देकर कहा गया है। वो बात यह है कि सरकार का अपना एक दायित्व होता है, सरकार की अपनी कुछ जिम्मेदारियां होती है जिसका निर्वहन सरकार करती है, लेकिन बहुत से ऐसे काम है जो सरकार नहीं कर सकती, वो काम समाज को करने होंगे। तो वो काम समाज को क्या करने होंगे, कौन से काम है जो समाज को करने होंगे, इसका डेफिनेशन, इसको परिभाषित कभी भी संघ के प्रमुख नहीं करते कि आप क्या है जो आपको करना है और क्या नहीं है जो आपको नहीं करना है, क्या है जो आपको नहीं करना है, क्या है जो आपको करना है और क्या है जो आपको नहीं करना है, ये दोनों नहीं बताते। वो बहुत वेग रखते हैं, वो वेग इसलिए रखते हैं कि उनको पता है, उनके जो लोग हैं, उनके जो फुट सोल्जर्स है, उनको पता है कि क्या करना है, क्योंकि अंदर से उसकी उसका दिशा दर्शन अंदर से चुपके से हो जाता है कि अभी आपको तिरंगा उतार कर भगवा झंडा देश में हर जगह ये कैंपेन करना है, ये चुपके से कहा जाता है, ये बताया जाता है। और ये फिर आप ऐसे ही नहीं, पूरे देश में आपको इस तरह के उदाहरण एक साथ देखने को मिलते, वो तो पूरा नियोजनबद्ध तरीके से होता है। तो क्या करना है समाज को, तो समाज को ये करना है और इसका दिशा निर्देश अंदर से हो जाता है। तो ये और जो जो नहीं अच्छा, अगर कुछ किसी बात पर बवाल हो जाए तो ये कहने के लिए बिल्कुल ये फ्री हो जाते हैं कि हमने ऐसा कहा था कि आपको ये करना है, हमने तो कुछ भी नहीं कहा, हमने समाजोपयोगी काम करने के लिए हमने हमारे स्वयंसेवकों को बताया था। तो मतलब किसी भी जिम्मेदारी से हाथ झटकाने के लिए किसी भी इस तरह के आवाहन को वेग रखना, ये इनका तरीका है, उससे उनको फायदा होता है। मतलब अगर कोई काम अच्छा हो तो उसका श्रेय लेना, और कोई काम अगर खराब बिगड़ जाए तो वो तो संघ का तो कोई स्वयंसेवक रजिस्टर्ड तो होता नहीं है, तो संघ में कभी आते होंगे, लेकिन उनका संघ के साथ क्या संबंध क्या है, वो तो हमारे साथ कोई रजिस्टर्ड स्वयंसेवक थोड़ी है। ऐसा करके उससे हाथ झटकने के लिए भी ये फ्री हो जाते हैं। ये इनका तरीका है, दोनों डगरी पर हाथ रखने वाला काम ये हमेशा ही करते हैं। तो ये जो सोर्स है इसका, नॉन स्टेट एक्टर्स का, ये यहाँ से संघ से आता है, वहां से निर्देश आता है कि आपको ये करना है। आपने हक्कानी वाला जो ये बताया, उसके खिलाफ एजिटेशन नहीं हुआ, पूरे देश में एजिटेशन होना चाहिए था कि एक टेररिस्ट नेटवर्क के से रिलेटेड एक व्यक्ति को, जिसने हमारे दूतावास पर इस तरह का हमला किया था, जिसके किसी रिश्तेदार ने, जिसके किसी पहचान वाले ने, जान पहचान वाले ने हमारे दूतावास पर हमला किया था, उसको आप हमारे रिपब्लिक डे के फंक्शन में बुला रहे हैं। इसके खिलाफ पूरे देश में एजिटेशन होना चाहिए था। यूनियन कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया 26 जनवरी या उसके आसपास के दिन, 26 जनवरी को ही है शायद, उसके आसपास के किसी दिन, जिसके बारे में बवाल हो जाना चाहिए था, पूरे देश में बवंडर मचना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो रेजोल्यूशन ये था कि इस देश को शरीर तो 15 अगस्त 1947 को मिला, लेकिन आत्मा मिली 22 जनवरी 2024 को। इस तरह का एक रेजोल्यूशन यूनियन कैबिनेट ने पास किया। इसका मतलब ये होता है कि इस देश को 75 साल तक आत्मा ही नहीं थी, आत्मा विहीन देश ये जीता रहा, मतलब केवल एक मृत प्राय शरीर के रूप में ये देश था। इस देश का इतना बड़ा अपमान आज तक किसी ने नहीं किया था। ये संघ परिवार ने किया है, ये मोदी जी ने किया है, लेकिन इसके खिलाफ कांग्रेस की तरफ से, अपोजिशन पार्टीज की तरफ से कोई एजिटेशन नहीं। ममता बनर्जी क्या कह रही है, क्या ममता बनर्जी ने इसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट दिया? वो केंद्र से फंड्स नहीं आ रहे हैं, इसलिए वो कहीं एजिटेशन पे बैठी है, और वहां वो मोदी सरकार को गाली देने के बजाय वो कांग्रेस को गाली दे रही है। किस तरह की लीडर है ये ममता बनर्जी? किस मर्ज की दवा है आप? तो ये जब इस तरह का अपोजिशन हो तो नॉन स्टेट एक्टर्स का तो भला होना ही है। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि जिम्मेदारी का एहसास अपोजिशन को बहुत कम है। किस बात पर सरकार से झगड़ना है ये पता नहीं है। आप महंगाई बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, अरे भाई महंगाई बेरोजगारी की बात मोदी जी के खिलाफ नहीं जाती है। आप किस बात को पकड़ के बैठे हैं? आपको आइडियोलॉजिकल वॉर खेलना है इनके साथ में। आइडियोलॉजिकल आपका ग्लू क्या होना चाहिए? अपोजिशन को यूनाइट करने का ग्लू क्या होना चाहिए? आपका ग्लू तो आइडियोलॉजिकल होना चाहिए। आपको बीजेपी को सत्ता से क्यों हटाना है? महंगाई बेरोजगारी के लिए? तो आपके जमाने में नहीं थी क्या? महंगाई नहीं थी, बेरोजगारी नहीं थी? ये कोई मुद्दे नहीं बचे हैं अभी। लोग इनके हिंदुत्व का जो भी जहर है उसका असर इतना ज्यादा है कि लोग
पूरी तरह से जिसको क्या कहते हैं एनेस्थीसिया दिए जैसा हो गया है। मतलब महंगाई नहीं चुभती लोगों को, बेरोजगारी नहीं चुभती, किसी भी तरह की इस तरह की घटनाएं, जैसा राकेश जी ने कहा, थाना में जो, कल्याण में जो आज घटना हुई, बीजेपी का एमएलए गोली चलाता है पुलिस स्टेशन के अंदर। आज तक 75 साल में इस देश में इस तरह की कोई दूसरी घटना मैंने तो नहीं सुना कि ऐसा कभी पुलिस स्टेशन में रूलिंग पार्टी का एमएलए गोली चला रहा है। ये बिहार में भी नहीं कभी मैंने सुना है। क्या बिहार में भी इस तरह की घटना कभी हुई है जो महाराष्ट्र में हो रही है? और वो भी अपने ही सहयोगी पार्टी के किसी व्यक्ति पर गोली चला रहा है और पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी है। और वो पिस्तौल लेके पुलिस स्टेशन में आया कैसे? उसके जेब में पिस्तौल है, पिस्तौल लेके पुलिस स्टेशन में आया है वो आदमी। तो ये इस तरह की बातें जब होती है तो मैं समझता हूँ कि ये पूरी तरह वो तो करेंगे ही, उनका तो प्रोग्राम ही है। आप उनको क्या दोष दे रहे हैं? आपको उनको रोकना है। आपकी तरफ से अपोजिशन क्या हो रहा है? अपोजिशन क्या कर रहा है? इसके ऊपर तो बवाल होना चाहिए, पूरे देश में एजिटेशंस होनी चाहिए। जिस तरह की घटनाएं हो रही है, पर्टिकुलरली तिरंगे के साथ जो हुआ है, उसके खिलाफ अगर आप आवाज नहीं उठा रहे हैं और आप एक ट्रेल ब्लेजर लेके चले हैं, कहीं मणिपुर से आप जाएंगे बंबई तक, क्या होगा उससे बताइए? जी, वो जी, अच्छा है, उसका मकसद अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। वो ठीक है, वो जिस तरह से मतलब एक सामाजिक मूवमेंट की तरह आप चला रहे हैं, लेकिन सामाजिक मूवमेंट से ज़्यादा एक पॉलिटिकल मूवमेंट की आज ज़रूरत है, जो कोई नहीं चला रहा है। अपोज़िशन में सब आपस में लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस अगर अपोज़िशन इस ज़िम्मेदारी को नहीं समझता है, तो नॉन स्टेट एक्टर्स को दोष देने का जो हमारा एक्सरसाइज़ है, वो फ्यूटाइल है। उससे कुछ हासिल नहीं जी, होगा। तो देखते हैं आगे-आगे क्या होता है अभी 2 महीने में और क्या-क्या हमको देखने को मिलता है। हो सकता है कि ये सबसे वायलेंट इलेक्शन हो जाए आज तक के इतिहास का। 75 साल जो हमको मनाने हैं, वो शायद इसी तरह से नॉन स्टेट एक्टर्स इसको सबसे ज़्यादा जी, वायलेंट इलेक्शन कराकर मनाएँगे और उसकी पूरी जी, तैयारी उनकी दिख रही है। तो बहुत अनफॉर्च्यूनेट है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम हाथ बैठे हैं। इस तरह का चित्र है जो बहुत ही क्लेशदायी है, दुखदायी है। दिनेश जी। जी, आपने